हेलो फ्रेंड्स, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको हॉरर्स, थ्रिलर्स एंड सस्पेंसिव तथा और भी भिन्न किस्म की कहानी सुनने को मिलेंगे। हॉरर स्टोरी में अक्सर जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों के उल्लेख रहता है। लेखक बस अपनी कहानी में प्लॉट बनाने के खातिर में ये सब बातों का उल्लेख करते हैं। हमारे चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वासी कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपने मनोरंजन के खातिर कहानी सुने और कहानी का लुत्फ उठाए। आज का हमारा कहानी का नाम भूताह कांड है, जिसके लेखक हरिनारायण चट्टोपाध्याय हैं। जो काम आश्चर्य तरीके से हो जाए उसे हम भूताह कांड कहते हैं, मगर भूत अपने से जो काम करते हैं वो तो भूताह कांड ही होता है। हमारे परिवार में ऐसा ही एक भूताह कांड हुआ था। परीक्षा खत्म होने के उपरांत मैं मामा के घर घूमने गया था। नानी और मामाओं के लाड प्यार के साथ ढेर सारे आम जामुन खाकर मस्त समय बिता रहा था। मेरे 3 मामाओं में से बड़े मामा रेलवे दफ्तर में काम करते हैं। वो मामी जी और बच्चों के साथ शहर में रहते थे। महीने में एक बार घर घूमने आते थे। उन्होंने मझले मामा को भी उनके दफ्तर में लगवाना चाहते थे, मगर मझले मामा राजी ही नहीं थे। बचपन से ही मझले मामा थोड़ा अलग किस्म के थे। वो सब काम में बेपरवाही दिखाते थे। उन्होंने कहा था कि नौकरी वोकरी मेरे बस की नहीं, मैं आज़ाद रूप से अपने खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। तो मझले मामा अपनी व्यापार अपने ढंग से चालू किए थे। 5 मीलों की दूरी में मछली की मंडी से मछली खरीदकर गांव में लाकर बेचते थे। ये बहुत मेहनत वाला काम होते हुए भी मछली बेचकर अच्छा पैसा मुनाफा हो जाता था। छोटे मामा कुछ भी नहीं करते थे। वह मामाओं के खेतीबाड़ी और ज़मीन की देखभाल करते थे और खाली समय में जाल से पक्षी पकड़ते थे। लकड़ी से पिंजरा बनाते थे और उनमें पक्षी भर भर के रखते थे। लेकिन ये काम भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता था। अचानक से ही एक दिन पिंजरा खोल के सारे पक्षी उड़ा भी देते थे। वो एक नंबर के पागल इंसान थे। हमारी कहानी लेकिन मझले मामा को लेकर है। कहानी भी बोले क्यों, ये मेरी खुद की आंखों देखा है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मझले मामा बहुत सुबह उठकर साइकिल लेकर चले जाते थे। इतना सुबह तब ठीक से सूरज की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रह रह के बिजली चमक रही थी और आसमान गरजने की गूंज सुनाई दे रहा था। समझ में आ ही रहा था कि थोड़ा ही देर में बारिश तूफान आने वाला है। इस सब आवाज़ के चलते मैं उस दिन सुबह सुबह उठ गया था। उठ के मझले मामा की जाने की तैयारी देख रहा था। अरे आज मत जाओ, अभी बारिश तूफान शुरू होने वाला है। तो मझले मामा ने बोला, ऐसे तो बरसात में बाहर निकल ही नहीं सकते। मेरे पास बरसाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मझले मामा जब निकले तब बारिश शुरू ही हो चुका था। हवा भी बहुत तेज़ से चल रही थी। आधे घंटे में बहुत तेज़ तूफान उठ के चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली की गड़गड़ाहट से कान फट रहे थे। उसके साथ बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और इधर उधर बड़े बड़े पेड़ भी गिरने लगे। कोई घर के छत भी उड़ गए थे इस भयानक तूफान के कारण। मैं तभी खिड़की के पास बैठकर प्रकृति का यह भयंकर रूप देख रहा था। तभी नानी जी मेरे पास आकर बैठे और रो रो कर विलाप करने लगे। अरे इस तूफान में तो घर के कुत्ते बिल्ली भी बाहर नहीं जाते, और मेरे इतने कहने पर भी ये लड़का इस तूफान में बाहर निकल गया। सच में चिंता का विषय था। इस बारिश में बरसाती भी मझले मामा को कितना ही बचा सकते हैं, और इस तूफान में साइकिल चलाना भी मुश्किल होगा। शाम तक लगातार बारिश होता गया। नानी जी खाना पीना छोड़कर लेटकर बेटे की इंतज़ार करते रहे और मझले मामा का नाम लेकर रोते हुए कहने लगे, अरे मेरा
बात तू क्यों नहीं सुना? तू चला गया, तू मेरा बात क्यों नहीं सुनता है रे? वही मजले मामा वापस आए रात 8 बजे। साथ में साइकिल भी नहीं था। पैदल आए थे, घुटने तक कीचड़ में भीगा हुआ था। शरीर के कपड़े भी फटे हुए थे। शरीर में बरसाती भी नहीं था। नानी जी मजले मामा को जकड़ कर रोते हुए बोलने लगे, मेरे बेटा कहाँ था इतना देर तक? धत छोड़ो, ये सब नौटंकी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मर रहा हूँ खुद की जलन से। मैंने मजले मामा से पूछा, मामा तुम्हारा साइकिल? हाँ, मुराली तला के पास भयंकर तूफान उठा। पीपल का पेड़ से डाल टूटकर मेरे कंधों पर गिरा। साइकिल टूटकर चितर वितर हो गया। मैं छिटक कर गिरा ज़मीन पर। ये देखना। मजले मामा बाल हटाकर दिखाए। सच में सर की एक जगह पर खून जमकर काला हो गया था। उस घटना के बाद मजले मामा कुछ बदल से गए। मछली का व्यापार बंद करके सारा दिन सोकर बिताते थे। रात में निकल जाते थे। कब वापस आते थे कोई नहीं जानता था। नानी जी इस बारे में बहुत सुनाते थे, मगर वो चुपचाप रहते थे। तो मैं नानी जी के कहने से मामा के साथ सोने लगा। एक दिन बहुत सुबह मजले मामा का बुलाने पर नींद खुल गया। ए उठना। उठना, एक कप चाय पिला सकता है? उठ। कमरे की एक कोने पर एक स्टोव और चाय की सारी सामग्री रखा हुआ था। पहले सुबह मामा निकलने से पहले खुद चाय बनाकर पीकर जाते थे। मैं नींद में बोला, आप खुद बनाकर पी लीजिए ना। नहीं, मेरे को आग से डर लगता है। मैं आग के पास नहीं जा सकता। मजले मामा का मुंह से ये सुनकर मैं आश्चर्य हो गया। मजले मामा बहुत ही निडर थे, लेकिन उस घटना के बाद से वो सहम से गए। किसी से मिलते भी नहीं थे। उससे उनका कोई दोस्त मिलने आते थे तो वो बात भी नहीं करते थे, खाली बोलते थे, बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। किसी के भी साथ अच्छे से बात भी नहीं करते थे। हाँ, मैं उठकर चाय बना दिया और खुद भी पिया। और एक रात में एक ऐसा एक घटना घटा, उससे मैं डर गया। कुछ दिन से भयंकर गर्मी पड़ी थी। कुछ भी करके नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदलते हुए अचानक मेरी नज़र मामा के ऊपर पड़ा। खिड़की में चांद की रोशनी से मैंने मामा को देखा और मैं सहम गया। मेरे मामा के घर में सबकी लंबाई कम है और मजले मामा की लंबाई तो उनसे भी कम है। पर उस दिन देखा कि उनका शरीर विराट हो चुका था। उनके पैर बिस्तर से बाहर आए हुए थे। मैंने अपने आंखें मल के फिर से मामा को देखा तो दृश्य कुछ बदल चुका था। मजले मामा जैसे के थे वैसे ही है। मैंने अपने मन से ये कहा कि नींद पूरा ना होने के कारण मेरे से शायद कोई वहम हो गया होगा, नहीं तो ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता है। ये बात मैंने अपने आप को समझाया और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरा ये बात कोई विश्वास ही नहीं करेगा। दूसरा दिन सुबह छोटे मामा जब जाल से पक्षी पिंजरे में डाल रहे थे और मैं आंगन में बैठकर देख रहा था, तभी मजले मामा मेरे पास आकर बैठे और मुझे उस रात की बात याद आ गई। और तिरछी आंखों से मैंने मामा की तरफ देखा, कहीं कि उनकी छाया आंगन में पड़ रहा था कि नहीं, उनका पैर उल्टा तो नहीं। देखकर लगी तसल्ली हुई कि उनकी छाया आंगन में ही पड़ रहा था और उनके पैर भी सीधे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद नींद पूरा ना होने के कारण मैंने उल्टा सीधा दृश्य देख लिया था। एक दिन मैंने मामा से पूछा, अच्छा मामा, आपका व्यापार का क्या हुआ? नहीं तो आपका चलेगा कैसे? तो मामा ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है तेरा? मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया और बात घुमाने के लिए बोला, नहीं, पहले आप मछली लेकर आते थे इसीलिए मैंने ये कहा। ये बात है, आज ही तेरे लिए एक मछली लेकर आता हूँ। ये बोलकर मजले मामा निकल गए और वापस आए एक बड़ा सा मछली लेकर। मैं तो ताज्जुब हो गया और पूछा, इतना जल्दी आप कहाँ से मछली लेकर आए? तो मामा ने हंस के फिर से बोला, एक मछुआरे के साथ मुलाकात हुआ। मछली का टोकरी लेकर बाजार में बेचने ही जा रहा था। मेरे बोलते ही एक बड़ा सा मछली निकाल के दे दिया।
नानी जी का जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने मछली लिया और उसे काटने बैठ गए। मैं पास में ही खड़ा रहा। रोज़ एक पास की बिल्ली हमारे घर पर आती थी खाने के तलाश में। आज भी वो आई। बिल्ली आकर मछली के आंच में मुंह देकर ही बुरी तरह से चीख उठा, जैसे उसका गला कोई जोर से दबा दिया हो। भयंकर चिल्लाई थी वो और दौड़ के हमारे आंगन पार कर ली और भाग गई। वो नानी जी ने कहा, अरे ये बिल्ली ऐसे क्यों चीखी? इसके गले में कांटा बीत गई है क्या? पर मैंने साफ साफ देखा था। आंस खाना तो दूर की बात, उसने उसको छुआ भी नहीं था। सूंघ के ही वो ऐसी चिल्लाई थी। पूरा घटना मेरे लिए आश्चर्यजनक था। जब नानी जी ने मछली भूंजते हुए मुझे एक बड़ा सा टुकड़ा खाने के लिए दिया था तो मैं डर डर के मछली का टुकड़ा मुंह में डाला और आश्वस्त हुआ कि मछली खाने में स्वादिष्ट है। उसके बाद कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद ही फिर से एक दुर्घटना घटी। आधी रात में मैं जब बाहर निकला और निकल कर देखा, छोटे मामा आंगन में एक कोने में पत्थर की तरह खड़े हुए हैं। उनके आंखें स्थिर थी। मैं उनके पास जाते ही उन्होंने उंगली उठाकर बगीचे की ओर दिखाया और मैं सहम सा गया। एक पेड़ के डाल के ऊपर मझले मामा दोनों टांगे लटका कर बैठे हैं। मझले मामा मतलब उनका मुंह तो मझले मामा जैसा ही था, पर उनके शरीर बहुत बड़ा हो चुका था। उनके दोनों पैर जमीन को छू रहे थे और कुछ खा कर बगीचे की ओर फेंक रहे थे। उनमें से एक टुकड़ा छिटक कर आ गया हमारे पास और जब मैंने नीचे झुककर देखा तो मैं चौंक उठा। खून से लथपथ हड्डी का एक टुकड़ा था वो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरा हालात देखकर छोटे मामा मुझे घर पर ले गए और सुला दिए। उसके बाद दिन 15 क्या हुआ मुझे नहीं पता। तेज बुखार के कारण मैं बेहोश था। डॉक्टर आकर बोले डर की वजह से बुखार आ गया था। इधर उसके दूसरे ही दिन नानी जी का पाला हुआ बकरी भी नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते बगीचे में उसका कटा हुआ सिर मिला। इस घटना के बाद मामा जी आश्चर्य तरीके से शांत हो गए थे। घुटने में माथा टोक कर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे। हजार बुलाने से भी कुछ नहीं बोलते थे। खाने के लिए बुलाया जाता तो बोलते थे, भूख नहीं है मुझे, मेरा तबीयत खराब है। जो नानी मझले मामा से इतना प्यार करते थे, वो छोटे मामा से ये सब सुनकर मझले मामा के पास जाना तो दूर के बाद उनके पास भी नहीं भटकते थे। मैं जब ठीक होकर उठा तब तक ये बात बहुत दूर तक बढ़ चुकी थी। अब हम एक घर में 3 लोग सोते थे। सारा रात घर पे लाइट जलता था। छोटे मामा घर के अंदर 2-2 ताले लगा देते थे। बादलपुर यहाँ से 250 मील दूर है। वहाँ का भैरव ओझा बहुत विख्यात है। उसके खड़मों के आवाज़ से भूत प्रेत थर-थर करके कांपते हैं। उनको मिलना थोड़ा मुश्किल है। लोगों के बुलाने से वो रोज़ कहीं ना कहीं चले जाते हैं और उनका दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा है। नानी जी छोटे मामा को बहुत कष्ट से राज़ी करवाया। बहुत सुबह छोटे मामा निकल गए भैरव ओझा को बुलाने। छोटे मामा जब निकले तब मझले मामा घर पर नहीं थे। आधा घंटा बाद कहीं से वापस आए। उन्हें देखकर लग रहा था वो कहीं से दौड़े दौड़े आ रहे थे। उनको घुटने तक कीचड़ लगा हुआ था। पूरा शरीर पसीना से भीग चुका था। हड़बड़ी में आते हुए उनके कुर्ता पेड़ के डाली से लगकर फट चुका था। नानी जी आंगन में बैठ के सब्जी काट रही थी और मैं उनके पास ही बैठा था। मझले मामा पास आकर खड़ा हुआ और उनके होठों के दोनों तरफ थूक से भरा हुए थे। आंखें बड़े बड़े करके नानी जी से पूछा, छोटे कहाँ पर है? मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। नानी जी कांपते हुए कही, मुझे नहीं पता, वो शायद कोई काम से निकला है। खुद के काम से ना कुछ और? मझले मामा दांत पीसते हुए बोला, भाई तो नहीं, दुश्मन। अच्छा ठीक है। ये बोल के ही मझले मामा घर के बाहर और घर के चारों ओर घूमने लगे। दोनों हाथ पीछे करके मुंडी हिला रहे थे और रह रह के थूक फेंक रहे थे। ये घटना देखकर नानी जी को और हिम्मत नहीं मिला।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए और दरवाज़ा की कुंडी लगा दिया। नानी जी की तरफ जब मैंने देखा तो उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके अंदर का जो दुख है वो मुझे समझ में आ ही रहा था। जब तक मझला मामा घर के चारों ओर घूम रहे थे तब मैं और नानी जी घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मझले मामा कहीं चले गए। उसके बाद नानी जी खिड़की में से झांक कर देखा कि मझले मामा नहीं है। तब उन्होंने मुझे खाना दिया। उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, वो छोटे मामा का इंतज़ार करने लगे। मैं मन ही मन ठान लिया था कि आज यहाँ बिताकर कल घर चला जाऊँगा। छोटे मामा दोपहर को 2:30 बजे साइकिल रिक्शा के साथ भैरव बाबा को लेके आए। मैं खिड़की से देख रहा था। भैरव लाल रंग का धोती पहने हुए थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, गलों में रुद्राक्ष की मालाएं थी और दोनों हाथों में रुद्राक्ष के धागाएं थे। दोनों आंखें लाल और कपाल में लाल तिलक, लंबे पके हुए बाल कंधे तक लटक रहा था। भैरव बाबा उतर के घर पर घुसते ही अचानक रुक गए। हवा में कुछ सूंघे बम काले और छोटे मामा की तरफ मुड़कर बोले, लगता है कोई गृहबंधन किया है। ये गृहबंधन क्या होता है? कोई मंत्र पढ़ के गृहबंधन कर देता है। इससे गृह में कोई भी क्रिया करने से सफल नहीं होता है। पर यह काम कर कौन सकता है बाबा? जिसे भगाना चाहते हो वही करेगा। लेकिन उनसे ये काम करना कैसे संभव है? प्रेत आत्माओं की सभी चीज जानना संभव है। इंसानों से भी वह लोग बहुत ज्यादा शक्ति के अधिकारी होते हैं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है, तुम पहले तो साइकिल रिक्शा को पैसा देकर भगाओ। छोटे मामा साइकिल रिक्शा का पैसा देकर भेज दिए। भैरव बाबा ने पासे में रखे हुए झोला से मिट्टी का कलश निकाले और उसके ऊपर 4 ठो लाल मिर्चा, सरसों और कुछ कुश रखे और उसके बाद रास्ते के ऊपर बैठकर बिरबिरा के मंत्र पाठ करने लगे। मंत्र पाठ के साथ साथ वो मिर्चा, सरसों और कुश मेरे घर के तरफ फेंकने लगे। मेरे पीछे आहट होते ही मैंने पीछे मुड़ के देखा कि नानी जी पीछे आकर खड़े होकर रो रहे थे। आधा घंटा बाद भैरव बाबा उठ खड़े हुए। भैरव बाबा का ये सब कांड देखकर गांव के कुछ लोग देखने के लिए खड़े हो गए। भैरव के पीछे पीछे सब कोई घर में आ घुसे। आंगन के माटी से होम का कुंड बनाया गया, उसके ऊपर सूखा लकड़ी देकर आग जलाया गया। भैरव आग का कुंड को प्रदक्षिण करते हुए रह रहकर उस पर घी डालने लगे। घी डालने से संग संग आग तेजी से बढ़ने लगा। छोटा मामा उनके पास भैरव का काम में मदद कर रहे थे। आधा घंटा तक कुछ नहीं हुआ। जब मुझे ये सब ढोंगी लग रहा था तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगा और बिजली गरजने लगी। तब भैरव ने तेजी से मंत्र पाठ शुरू कर दिया। पश्चिम के तरफ जितने भी पेड़ थे जोरों से हिल रहे थे। पेड़ के डाल के ऊपर बैठा हुआ जितने कौवे थे झुंड बनाकर जोरों से आसमान में गोल गोल घूमने लगे। थोड़ा देर बाद ही अचानक मझले मामा आकर खड़े हो गए। उनके मुंह खून से लथपथ थी। मैंने देखा एक मुर्गी का पैर पकड़े हुए थे वो अपने दांतों से। उनका आँख पूरा लाल था। मझले मामा को देखकर भैरव और जोर जोर से मंत्र पाठ करने लगे और मुट्ठी भर भर के आग में फेंकने लगे। मझले मामा बड़े बड़े आंखें निकालकर भैरव की तरफ देखने लगे और गंदी गंदी गाली देते रहे। आधा खाया हुआ मुर्गी के टांग उनके ऊपर फेंक के मारे और जोरों से हंसने लगे। तो भैरव ने बोला, कौन हो तुम? अजय हो। तू अजय नहीं हो सकता। सच बोल, कौन है तू? मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? अच्छा, देखते हैं तू बोलता है कि नहीं। पास में रखे हुए झाड़ू को उठाकर जमीन में पटक कर मारने लगे। संग संग मझले मामा भी जोरों जोरों से रोने लगे।
जैसे झाड़ू का एक एक प्रहार उनके ऊपर पड़ रहा था। मुझे मत मारो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मत मारो। मझले मामा पेड़ के नीचे बैठ गए। भैरव ने झाड़ू पटकना बंद कर दिया। मैं बंदा डॉन हूँ। भैरव नानी जी के तरफ देखकर पूछा, क्या आप पहचानते हो? महेंद्र तो पास के गांव में ही रहता था। उनके भाइयों के बीच में जमीन जायदाद को लेकर कुछ झमेला चल रहा था, तो उन लोगों ने महेंद्र को सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दिया था। माधक राय ने सही कहा, मैंने इसका बदला लिया। वो विले ने मुझे मारा था। मैंने उसके पूरे परिवार का गर्दन मरोड़ के मार डाला। बोल तू, अजय के शरीर में आया कैसे? उस दिन बहुत तेज बारिश हो रहा था। अजय साइकिल लेके पीपल का पेड़ के नीचे से जा रहा था। वही मेरा डेरा है। बड़ा एक पेड़ का डाल अजय के ऊपर गिरा और अजय खत्म हो गया। और उसकी साइकिल भी टूटकर छितर हो गया। मैंने देखा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से बिना शरीर का घूम रहे थे, तो मैंने सलसला के उसके शरीर में घुस गया। ये शरीर तुझे छोड़ना होगा। पागल है क्या? मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। फिर से उन्होंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। मामा बिलक बिलक के रोने लगा। जमीन के ऊपर लोट-पोट होने लगा और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ा देर में ही वो बोला, अच्छा मैं जाऊंगा। बोलो। कैसे समझू कि तू चला गया? बोलो क्या करना है? वो देख, आंगन में पड़ा हुआ लोहे का पात, सांस से उठा के लेके जाना पड़ेगा। हाँ, और एक बात, बोलो। ये गांव हमेशा के लिए तुझे छोड़ के चला जाना होगा। मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा और कभी भी मुड़ के नहीं आऊंगा। जा, तब जा। लोहे का भारी पात हवा में दांतों से उठाकर एक पल में ही नीम के पेड़ के पास लेकर मझले मामा बड़ी आसानी से चले गए और वहां जाकर गिर गए। उनके शरीर से सड़ा हुआ चमड़ा का बदबू आ रहा था। अभी जाकर इस देह का सत्कार कर दो। इस बात को बीते हुए बहुत साल हो चुका था। आज भी जब बारिश होता है मुझे वो दिन याद आ जाता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।